हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाणिज्य एजुकेटर। मैं मुस्कान चौरसिया। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया। उसकी इंट्रोडक्शन, नीड्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे गोल्स ऑफ प्लानिंग, साथ ही साथ हम देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। कॉमन गोल्स को ही हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग इन इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और गोल्स क्या थे। जब हमने 5 ईयर प्लानिंग करी, उसके क्या क्या लक्ष्य थे वो हम कवर करते हैं। 5 ईयर प्लानिंग बनाने की या फिर प्लानिंग बनाने का रीज़न ये था, हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अनयूज पड़ी थी, उनको यूज़ किस तरीके से किया जाए और जो चीज़ें एक्सप्लॉइट हो गई थी उस चीज़ों को वापस से रीयूज में किस तरीके से लिया जाए। इस रीज़न से 5 ईयर प्लानिंग को लाया गया था। तो सबसे पहले हम कुछ गोल्स देखते हैं जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि लक्ष्य। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीज इन जीडीपी में इंक्रीज आ सके। जब हमारी कंट्री ब्रिटिशर रूल के अंडर थी और जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, यानी कि 1947 के बाद भी हमारी कंट्री में जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो उसमें एक इंक्रीज लाने के लिए हमने 5 ईयर प्लानिंग को लेके आए। जीडीपी इंक्रीज कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो रिसोर्सेज के बेस पे। अगर हमारी कंट्री के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट होता है हमारा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। हम जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे पास होने लगेगी, जिससे अल्टीमेटली हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो दोनों ही रीजंस की वजह से, यानी कि दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी जिसके थ्रू हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर सकते थे। सबसे पहले रिसोर्सेज को हमारे को अच्छे से यूटिलाइज करना था। रीज़न क्या है? हमारी कंट्री जो थी वो रिच इन रिसोर्सेज है। हमारी कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बट हमारे को ये नहीं पता था हमारे को उसे किस तरीके से यूज़ करना है। उसको पहले तो हम अच्छे से यूज़ में लाए, तभी हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती थी। दूसरा पॉइंट क्या था? हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत थी। टेक्नोलॉजी के आने से हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सकती थी। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इस रीज़न से हमारे को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी चाहिए, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्शन भी चाहिए थी, रिसोर्स ओरिएंटेड भी प्रोडक्शन चाहिए थी अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जितने भी लोग विलिंग है काम करने के लिए उन सबको काम मिल जाए एट अ मार्केट रेट। लाइक मार्केट में अगर रेट चल रहा है पर पर्सन की जो वेजेस है वो 400 रुपीज़, और जितने लोग काम करना चाहते हैं और उन लोगों को काम मिल जाए 400 रुपीज़ के रेट पे, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है प्रॉपरली फुल हो जाए। कहीं लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, फिर वो रेट का बहाना बनाते हैं, तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत कम था। मैक्सिमम लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे और उन लोगों की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल हो नहीं रही थी। तो हमारी कंट्री में प्लानिंग को लेके आया गया ताकि इस तरीके से प्लान करें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ग्रोथ पे काम कर सके, प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। जितने ज़्यादा लोग प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारी कंट्री में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी जनरेट होगा। साथ ही साथ उन लोगों को इनकम में भी हेल्प मिलेगी। जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो उन लोगों की इनकम भी कम होगी। फोकस ये था हर किसी पर्सन को एक अच्छी इनकम दी जा सके, साथ ही साथ उन लोगों को काम भी दिया जा सके। तो ये दोनों उनका मेन फोकस रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी वो ये है, हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। जो लोग काम करना चाहते हैं या जो लोग काम करने के लिए एबल हैं उन लोगों को काम दिया जा सके। फोकस क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें। जो ग्रोथ का बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है? जैसे पुअर पीपल हैं, बीपीएल फैमिली से हैं जो लोग, उन लोगों को भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी में लगाया जा सके ताकि उन लोगों को इनकम मिल सके। जो रिचर सेक्शन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, उनको तो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और जो मिडिल सेक्शन है वो लोग भी अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लोग भी एम्प्लॉयड हैं, तो उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, उनको भी इनकम दी जा सके।
नेक्स्ट आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इनकम जो है, हर पर्सन की इनकम जो है एक सर्टेन लिमिट तक होनी चाहिए। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैनेजर है, एक क्लर्क है और एक पीएन है। अगर मैनेजर, क्लर्क और पीएन तीनों की सैलरी एक जैसी हो जाएगी तो कोई भी पर्सन ऐसी इकोनॉमी में रहना पसंद नहीं करेगा, लोग बहुत डिस्करेज हो जाएंगे। ये तो होती है हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि लोगों की इनकम के बीच में, मतलब कि दो लोगों की इनकम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, एक सर्टेन लिमिट तक जो डिफरेंस है वो ही रहना चाहिए। लाइक मैनेजर है, पीएन है और जो क्लर्क है, उनकी जो इनकम में एक डिफरेंस है वो एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए। अगर पीएन है, पीएन की सैलरी 20-25 हज़ार तक होनी चाहिए। अगर क्लर्क है, क्लर्क की सपोज 40,000 तक सैलरी हो या 50,000 तक हो। और जो मैनेजर है, मैनेजर की 80,000 तक सैलरी हो। ये नहीं कि मैनेजर की सैलरी 1.5 लाख जा रही है, क्लर्क की सैलरी 50,000 जा रही है और जो पीएन की सैलरी है वो सिर्फ 10,000। इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस जो है वो इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी को जो है ना वो ख़राब करता है। तो इस रीज़न से एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसका मेन फोकस क्या था, रिच सेक्शन जो है वो ज़्यादा रिच ना हो जाए, पुअर सेक्शन जो है वो ज़्यादा पुअर ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा इनकम में तो रिच सेक्शन रिच होता चला जाएगा, पुअर सेक्शन पुअर होता चला जाएगा। और ग्रोथ मस्ट स्प्रेड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ग्रोथ जो है हर जगह ग्रोथ इक्वली आए। जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं या जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में, उन सबको एक अच्छी अमाउंट मिल सके, एक अच्छी इनकम मिल सके। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन बेसिकली डील करता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे को फोकस करना, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके प्रोडक्शन करना। अब टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो इससे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि हम रिसोर्सेज को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे एज कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। रीजन बिहाइंड लेबर जब भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब भी काम करती है, यानी कि लेबर ओरिएंटेड हम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉपरली रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते हैं। इंक्रीज इन दी प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस वेस्टेज। प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड पे कितनी हमारी प्रोडक्शन निकल के आ रही है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वेस्टेज भी क्या होती है, कम होती है जब हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काम करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारी सेल्फ सफिशिएंसी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लानिंग का। उसका रीज़न ये था, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स भी जो थे बहुत कम थे। हमारी कंट्री अपनी ही पॉपुलेशन को फूड ग्रेन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। इस रीज़न से हमारी कंट्री जो थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड थी। अब किसी कंट्री के साथ हमारे सपोज मतभेद हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करती थी दूसरी कंट्री, अपनी सप्लाई को रोक देती थी। अब सप्लाई रुक जाएगी, हमारी कंट्री की सिचुएशन तो खराब हो जाएगी ना। तो इस रीज़न से सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग को लेके आया गया। प्लानिंग जब हमने करी, हमने हर सेक्टर को लेके चले, किस तरीके से कौन सा सेक्टर काम करेगा, हमारे टारगेट क्या होने चाहिए कि हमारे को कहाँ तक कितने सालों में पहुँचना है। तो ये सारे रीजंस थे प्लानिंग को लाने के और ये प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव थे। ये नोट्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, क्या क्या चेंजेस आए प्लानिंग के बाद हमारी कंट्री में, 1950 से 1990 के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो हम देखते हैं। सबसे पहला चेंज आया, हमारी जो नेशनल इनकम थी वो बढ़ गई थी। पहले जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी नेशनल इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। 1950 में रिकॉर्ड किया गया हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम में ग्रोथ थी वो 0.5% पर एनम थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कम। अगर कोई पर्सन 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो उसकी नेक्स्ट ईयर जो इनकम थी वो 100 रुपीज़ 0.5 पैसा सिर्फ ग्रोथ थी उसमें, मतलब 0.5 पैसा का ही ग्रोथ आ रहा था। लेकिन जब 1950 से लेकर 1990 तक में हमने जितने भी प्लान्स को यूज़ किया, आफ्टर 1990 हमने रिकॉर्ड किया 5.8% पर एनम का हमारी कंट्री में चेंज आया। हमारी इनकम में 5.8% पर एनम के हिसाब से हमारी नेशनल इनकम बढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए और किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपने आप को इम्प्रूव किया। सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म आया था, दूसरा आया था इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाना। लैंड रिफॉर्म्स का बेसिक फोकस था जमींदारी सिस्टम को हटाना, जो बीच में जितने भी इंटरमीडिएटरीज थे उन सबको हटा देना ही फोकस था हमारे लैंड रिफॉर्म्स का।
लैंड रिफॉर्म से बीच में सारी जमींदारी सिस्टम हट गई, सारे के सारे इंटरमीडिएटरीज हट गए, और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने से HYV सीड्स आए। HYV सीड्स आने से हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, जिससे हमारी ग्रोथ अच्छी हो गई क्रॉप्स की, और प्रोडक्शन भी बढ़ गई। ये एक बहुत ज़्यादा नोटिसेबल चेंज था हमारी प्लानिंग का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। पहले हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत छोटे स्केल की थी, बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री में बन नहीं रही थी, कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं थी, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। तो सबसे पहले तो कैपिटल इंडस्ट्रीज आई, लाइक आयरन, स्टील, मशीनरीज और केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज आई। साथ ही साथ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज को भी खोला गया जो फूड ग्रेन्स में काम करती है, ताकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके। और 1990 के बाद रिकॉर्ड किया गया, 1990 के एंड तक रिकॉर्ड किया गया, हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी एक बहुत अच्छा उसमें रिकॉग्निशन आ गया था, वो एक रिकॉग्नाइज्ड रेपुटेशन अर्न कर चुकी थी। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दो तरीके का होता है, एक तो होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पैसे से रिलेटेड। सबसे पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारा आता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। एट द एंड ऑफ 1990 हमारी इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा वास्ट नेटवर्क कवर कर चुकी थी और मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी, तो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया था 1990 तक। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा आ जाता है सामाजिक, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह इसमें आती है, और एजुकेशन फैसिलिटीज़ इसमें आती है। हमारी एजुकेशन फैसिलिटी भी इम्प्रूव हुई थी और हमारे हेल्थ फैसिलिटी भी इम्प्रूव हुई थी। 1950 में हमारी जो डेथ रेट थी बहुत ज़्यादा थे, और हमारी जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम थे। लेकिन 1990 के बाद हमारी लिटरेसी रेट में भी एक अच्छा बूस्ट आया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत बढ़ गया था, और डेथ रेट भी कम हो गया था। तो ये भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा राइज आया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिपेंडेंस के टाइम, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी कंट्री ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया करती थी प्राइमरी गुड्स को, यानी कि रॉ मटेरियल को, और इंपोर्ट कराया करती थी फिनिश्ड गुड्स को। प्रायर प्लानिंग हमारी कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेड की ये सिचुएशन थी, बट एट द एंड ऑफ सेवेंथ प्लान हमारी कंट्री ने एक अच्छी रेपुटेशन अर्न कर ली थी, और साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट करने लगी थी इंजीनियरिंग गुड्स को। इंजीनियरिंग गुड्स में ज़्यादातर मशीनरीज आ जाती है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये नोट्स हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड थैंक यू।